हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के केमिस्ट्री। ठीक, चैप्टर नंबर 1 हम लोग समाप्त कर चुके। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की ओर चल पड़े। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो तो जल्दी से फटाफट सभी लोग अपना पेन और कापी लेकर तैयार हो जाएं, और मैं जो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना है आपको, और उसके बाद नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। यदि इससे पहले का आप अगर चैप्टर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से बढ़िया से देख लेंगे। और आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर आपको पीडीएफ और क्लासेस की शेड्यूल आपको सब कुछ मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए देर न करते हम लोग अपना ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम लोग का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियो है इसका। ठीक, उससे पहले 3 वीडियो बेसिक कंसेप्ट का है, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार तथा लवण। क्या? अम्ल, क्षार तथा लवण। इस वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो देख, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, ये जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, इसके भी है पर कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 3 से 4 वीडियो बनाया जाएगा, इतने में ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके भी है पर 2 वीडियो है, और 2 वीडियो में चैप्टर नंबर 1 समाप्त कर दिया गया है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ और हाईली कंसेप्ट तक। ठीक है, लोअर से लेकर हाई तक। ठीक है, समझ में आया? जीरो से हीरो तक। ठीक ना, चलिए। तो ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग एंट्री मार चुके हैं। इस चैप्टर में 3 से 4 वीडियो मिलेंगी आपको, और बहुत बढ़िया से बेसिक कंसेप्ट के साथ छोटे लेवल से। अगर आप विज्ञान थोड़ा भी नहीं जानते ना, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, आपको खुद पर विश्वास होगा कि हाँ, हम विज्ञान में 90+ लाएंगे। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 लिख लीजिए अपने कॉपी में, और उसमें चैप्टर नंबर 2 हमारा है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो पहला इसमें हेडिंग लगाइए अम्ल। पहला इसमें हेडिंग लगाइए अम्ल। ठीक है, अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल और क्षार की परिभाषा हम लोग देखेंगे स्वाद के आधार पर। किसके आधार पर? स्वाद के। अम्ल और क्षार की परिभाषा हम लोग देखेंगे किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर। देखिए बच्चों, स्वाद के आधार पर सबसे पहले अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया था। ठीक, सबसे पहले अम्ल और क्षार की परिभाषा स्वाद के आधार पर दी गई थी। कहा गया था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होंगे, वो अम्ल होंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा। और जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होंगे वो क्षार कहलाएंगे। इतनी बात आपको समझ आई क्या? थोड़ा सा हम लोग का माइक का वायर है, थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इससे हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे माइक के तार से। ठीक है,
तो देखिए, ये देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होंगे अम्ल कहलाएंगे, और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होंगे क्षार कहलाएंगे। समझ आया ना। अब इसके बाद ये तो सबसे पहले शुरू में जब अम्ल और क्षार की खोज हुई तो ये परिभाषा निकल कर आएगी, जो खट्टा होगा अम्ल होगा, जो कड़वा होगा वो क्षार होगा। ठीक। तो इसके बाद कुछ दिन मतलब कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी अम्ल मिले जिसको जीभ पर रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो जरा बताइए कि अगर कोई चख कर बताए कि ये कैसा लग रहा है, उसके आधार पर हम उसका निर्णय लेंगे कि वो पदार्थ कौन सा है। अगर वो व्यक्ति कोई चखता है और मर जाता है तो वो बता ही नहीं पाया कि इसका स्वाद कैसा था, तो बताइए अब उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो बड़ी समस्या हुई। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए, आरहेनियस नाम के एक वैज्ञानिक आए, आरहेनियस नाम के एक वैज्ञानिक आए और इन्होंने अम्ल और क्षार की एक अलग तरीका से परिभाषा दिया। इन्होंने क्या बताया, आरहेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा इन्होंने बताया कि जिस पदार्थ को जल में घोले, अगर इन्होंने बताया कि यदि किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे तो अगर वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है H+ आयन तो वो अम्ल होगा। अगर वह OH- आयन प्रदान करता है तो क्षार होगा। OH- इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन आयन, और ये होता है हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। H+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक से निपट के। तो देखिए, सबसे पहले तो स्वाद के आधार पर परिभाषा दिया गया। तो कुछ समय बाद ऐसे भी अम्ल मिले और क्षार मिले कि जिन्हें जीभ पर रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाने लगी। तो उसका निर्णय लेना संभव नहीं था कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो कुछ समय बाद आरहेनियस नाम के वैज्ञानिक आए, ये अपना अलग से एक नियम दिया कि वे पदार्थ जिसे जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा तो वह अम्ल कहलाएगा, और जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देगा वह क्षार कहलाएगा। समझ आया क्या? तो दोनों परिभाषा आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अम्ल और क्षार का एग्जाम्पल। तो देखिए, अम्ल का एग्जाम्पल देख लें। अम्ल का तो बहुत ही आसान है। अम्ल का एग्जाम्पल दिखाए तो बहुत ही आसान है। अगर देखिए, अगर हाइड्रोजन के साथ कोई धातु अधातु होगा, क्या होगा? अधातु होगा। हाइड्रोजन के साथ कोई अधातु होगा तो वह अम्ल होगा। अगर धातु के साथ अगर OH- आयन होगा, यानी कि धातु के साथ हाइड्रोक्साइड होगा तो वह क्या होगा? क्षार होगा। इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अधातु हमारा क्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, यह अम्ल है। अगर हमारा कोई धातु NO3 है अधातु और इसके साथ हाइड्रोजन है तो HNO3। अगर हमारे पास कोई अधातु मान लीजिए सल्फेट है SO4 और इसके साथ एक हाइड्रोजन है H2 तो यह क्या हो गया? हमारा अम्ल। समझ आया क्या? तो यही बोले हैं कि हाइड्रोजन के साथ अधातु जुड़ा होगा तो वह अम्ल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रिक समझिए कि है ट्रिक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ट्रिक है।
और क्षार के लिए हमारा कोई धातु होगा, जैसे आपको धातु बता दें सोडियम Na, और इसके साथ अगर OH होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा पोटेशियम के इसके साथ OH होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और धातु मान लीजिए कैल्शियम Ca, इसके साथ अगर कोई और धातु होगा तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बनता कैसे है, आप लोग को यौगिक का सूत्र बनाना हमने सिखा रखा है, ठीक है। तो आप सभी वीडियोस को क्या कीजिए कि 1 बाय 1 प्लेलिस्ट बनाए हैं, एक ही प्लेलिस्ट बनाएंगे पूरे कक्षा 10 का, और एक ही प्लेलिस्ट से आपको देखना आसान पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर करके देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आने वाली। ओके चलिए एक बार बता दे रहे हैं थोड़ा सा, हमको जब अम्ल का एग्जाम्पल चाहिए तो एक हाइड्रोजन लेंगे और दूसरा एक अधातु लेंगे। तो अधातु में जान जाइए कि अधातु में 17वें वर्ग का जितना तत्व है फसल बरी आती है, इसमें एटी को छोड़कर इन 4 को ले लीजिए और हाइड्रोजन ले लीजिए, आपका बहुत आसान से मन करते हैं। या फिर जिस पर आवेश माइनस का होगा, जिस पर आवेश माइनस का होगा वो सारा अधातु होता है। जैसे हमने कहा SO4 पर 2 माइनस होता है, बाई सल्फेट पर 2 माइनस होता है, और क्या होता है कार्बोनेट पर 2 माइनस होता है, बाई कार्बोनेट पर 2 माइनस होता है। इन सबको ये इस पर 1 माइनस पूरा पर होता है, इस पूरे पर। तो ये और ये जितना सारा है इनके साथ अगर हम H ले लें तो क्या बन जाएगा हमारा अम्ल। जैसे इसके साथ देखते हैं H पर 1 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है। ये 2 माइनस इसके नीचे टिका दो, ये 1 प्लस इसके नीचे टिका दो, तो ये क्या बन जाएगा H2 SO4। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए 1 लाइन लिखेंगे, H2 SO4 बनकर तैयार। अच्छा एक ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो H प्लस Cl माइनस, इसका इसके नीचे इसका इसके नीचे करते हैं तो HCl, ये बनकर तैयार हो गया। क्या तो ऐसे हम लोग अम्ल का एग्जाम्पल बहुत सारा बना सकते हैं। क्या बात समझ में आया? चलिए आगे चले। अब ये देखिए क्षार का एग्जाम्पल हमको बनाना होगा, तो इसको मिटाना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने भाषा में लिख लीजिएगा अम्ल और क्षार की परिभाषा जो मैं बोला हूँ, ठीक है। समझ में आया ना, जो मैं बोला हूँ आप उसी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। सिंपल है ना। आरएनएस के अनुसार अम्ल की परिभाषा में हम पहले लिखेंगे अम्ल, तो उसमें लिखेंगे आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसे जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये ट्रिक है आपका, एग्जाम्पल के लिए। क्षार में लिख लेंगे क्षार वे पदार्थ होते हैं, आरएनएस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसे जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये लिख लेंगे, समझ में आ गया ना। चलिए क्षार को भी ऐसे ही बना लेंगे, जैसे हमको OH के साथ किसी धातु का क्रिया कराना है। जैसे मान लीजिए हम सोडियम का क्रिया करा दें, इस पर 1 प्लस इस पर 1 माइनस, इसका इसके नीचे इसका इसके नीचे, तो 1 लिखना जरूर नहीं, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमको कैल्शियम का कराना है, मान लीजिए OH है, OH का माइनस, कैल्शियम के साथ हमको बनाना है क्षार, तो कैल्शियम पर 2 प्लस होता है भैया, तो इसका इसके नीचे इसका इसके नीचे करेंगे तो Ca का 1 होगा, तो 1 लिखना जरूर नहीं, और OH के नीचे 2 जाएगा तो OH का होल स्क्वायर। ये हमारा क्षार का निकल कर आ गया। क्या बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? क्या समझ में आया? पूरी बात समझ में आया ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके चलिए, तो अम्ल और क्षार की परिभाषा आप जान चुके हैं। अब चलते हैं अम्ल और क्षार के प्रकार की तरफ, ठीक है। तो इसको मिटाएं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या देखिए स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया है कि आप वीडियो को रोककर तुरंत के तुरंत नोट्स बनाइए, आपको यहीं के यहीं क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये आप ये सोचिएगा सीधा आप हमसे पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। ओके समझ में आया? हाँ, जब ये फील करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको सारी सारी बातें याद हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सूक्ष्मता से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ सबको। ओके चलिए, तो इसको मिटाते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अम्ल और क्षार के प्रकार। अम्ल और क्षार
के प्रकार। देखिए अम्ल दो प्रकार का होता है और क्षार भी दो प्रकार का। तो पहला नंबर अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल दो प्रकार का होता है, अम्ल दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है, बहुत आसान परिभाषा है। दुर्बल अम्ल क्या होता है, यह भी बहुत आसान परिभाषा है। देखिए हमको तो पता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जिसे जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो दो कंडीशन है। अच्छा, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर पूरी तरह से घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नमक और चीनी, नमक और पानी। नमक और पानी को घोल देंगे तो क्या उसमें नमक के कण देख लेंगे हम लोग अपनी नंगी आंखों से? नहीं देख पाएंगे। जब तक कि उसको गर्म नहीं करेंगे, सारा का सारा पानी वाष्प के रूप में नहीं निकल जाएगा, तब तक नमक अलग नहीं होगा। बात समझ में? चीनी और पानी, चीनी और पानी को विलय कर दिए, एक में घुल गया, बन गया शरबत। अब क्या हम लोग चीनी कण को देख लेंगे क्या विलयन में? नहीं, जब तक कि उसको गर्म करके पानी को वाष्पित न कर दिया जाए। समझ में? तो अगर हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या जाने कि पदार्थ दो तरह से घुलता है, एक तो खूब बढ़िया से और एक थोड़ा मोड़ा बढ़िया से। समझ में आया? तो घुलने के आधार पर ही इनको परिभाषित किया गया है अम्ल के प्रकार को। तो देखिए अगर 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 कोई अम्ल जल में घुलकर, अगर कोई अम्ल जल में पूरी तरह से घुलकर, जैसे हमने कह दिया H2SO4, ये क्या आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि तेजाब। अगर इसे जल में घोलें, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अगर इसे जल में हम घोल दिए और जब जल में घोल देंगे तो पूरी तरह से अगर घुल गया और पूरी तरह से घुलकर हाइड्रोजन आयन दे दिया, तो हाइड्रोजन आयन देने का मतलब कि यह अम्ल है। अब पूरी तरह से घुल गया तो प्रबल अम्ल है। समझ में आया? अगर आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है कोई अम्ल, तो वह क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा। समझ में आया? अगर ये पूरी तरह से, ये H2SO4 इसमें मान लो कि पूर्णतः घुल गया, पूर्णतः अगर घुल गया तो क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। तो आप घुलने के आधार पर प्रबल अम्ल को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये देखिए घुलने के आधार पर अम्ल दो प्रकार का होता है, पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जिसे जल में घोलने पर पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ध्यान में हम लोग H2SO4, वैसे ही HCl होता है, वैसे ही HNO3 होता है। ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। अगर जल में इन सबको घोलते हैं तो वो क्या करेंगे? पूरी तरह से घुल जाएंगे और H+ आयन प्रदान करेंगे। समझ आया? अच्छा, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर, क्या वे अम्ल जिसे जल में घोलने पर वह आंशिक रूप से घुलेंगे। क्या? आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाएंगे? H+ आयन प्रदान करते हैं तो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में लिख लेंगे वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर, या फिर ऐसे करें वे अम्ल जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप, और ये भी है देखिए, प्रबल अम्ल को हम लोग खा नहीं सकते, तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि प्रबल अम्ल को हम नहीं खा सकते।
नहीं खा सकते हैं। ठीक है, क्यों भैया, कैसे नहीं, क्यों नहीं खा पाएंगे? H2SO4 को हम खा लेंगे क्या? अगर जीभ पर गया ना तो जीभ को छेद कर नीचे आ जाएगा, समझा? इतना हार्ड होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, दुर्बल अम्ल को हम खा सकते हैं। दुर्बल अम्ल को हम खा सकते हैं। ये नोट पॉइंट 2 आप तैयार रखिएगा। ठीक है, ये 2 नोट पॉइंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रबल अम्ल को क्या हम खा सकते हैं? नहीं। दुर्बल अम्ल क्या खा सकते हैं? हाँ। तो देखिए, अम्ल स्वाद के आधार पर क्या है, 2 प्रकार का, एक खट्टा अम्ल और कड़वा क्षार ना। तो कड़वा तो हमको देखना नहीं है अभी तो देखना है खट्टा। तो हम लोग जो भी कुछ खा लेंगे अगर खट्टा लग गया तो क्या होगा? दुर्बल अम्ल। फॉर एग्जाम्पल जैसे टमाटर खाएं, टमाटर ये कौन सा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल। अच्छा, इमली खाएं, इमली ये कौन सा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल। अच्छा, चटनी खाएं, चटनी कोई खट्टी वाली, इमली की चटनी, टमाटर की चटनी, तो वो भी क्या होगी? दुर्बल अम्ल। अच्छा, सिरका पिए, सिरका CH3COOH जिसका सूत्र होता है एसिटिक अम्ल, इसको पिए हैं, जरूर पिए हैं। ईख के रस का होता है, तो ईख का रस तो पिए हैं ना, तो वह कौन सा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल। तो सीधा सीधा हम लोग कह देंगे कि जिसे हम खा सकते हैं दुर्बल अम्ल कहलाता है। और इसका असली परिभाषा घुलने के आधार पर कहेंगे कि वे अम्ल जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या बात समझा? अब आइए क्षार के प्रकार को देखते हैं। तो पहले इसको आप एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ लिख लीजिए, उसके बाद क्षार के प्रकार को देखते हैं। ओके, चलिए आगे चले ना बेटा दे। चलिए अब हेडिंग लगाना है आपको क्षार के प्रकार। दूसरा नंबर हेडिंग लगाया क्षार के प्रकार। देखिए, घुलने के आधार पर क्षार 2 प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे, घुलने के आधार पर क्षार 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार। यह भी एकदम अम्ल के ही तरह है। ठीक, हम लोग जल में घोलेंगे, जिस क्षार को जल में घोलेंगे अगर वह पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए और घुलकर OH माइनस आयन प्रदान कर दे तो वह प्रबल क्षार होगा। तो इसको लिखेंगे कि वे क्षार जिसे जल में घोलने पर वह पूरी तरह से घुल जाता है और साथ में OH माइनस आयन देता है, प्रबल क्षार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि कर सकते हैं आप। ठीक है, एटसेट्रा। और देखा जाए दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार कहेंगे वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर, किस रूप से? आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है। वे पदार्थ जिसे जल में घोलने, मतलब ऐसे कहेंगे, सॉरी, वे क्षार जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस आयन देता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। समझ आया? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaHO4OH, इसे जल में घोलेंगे तो यह पूरी तरह से नहीं घुलेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, ठीक है, BaOH ट्वाइस। ठीक, एटसेट्रा आप कर लीजिए, बहुत है तो समझ आया ना। तो प्रबल क्षार क्या होगा? वे क्षार जिसे जल में घोलने पर पूरी तरह से घुलकर OH आयन प्रदान करता है, प्रबल क्षार कहलाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार कहेंगे कि वे क्षार जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, दुर्बल क्षार कहलाता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। समझ आए ना? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए अम्ल,
अम्ल के प्रकार, क्षार और क्षार के प्रकार। समझ आया क्या? और सबका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब चलते हैं अम्ल के गुण पर, उसके बाद पढ़ेंगे क्षार का गुण। समझ आया क्या? चलिए, तो हम लोग अम्ल का गुण पढ़ते हैं और अगले वीडियो में क्षार का गुण पढ़ेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे। समझ आया क्या? तो इस वीडियो में केवल अम्ल के गुण को ही पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों पढ़ेंगे। समझ आया ना? चलिए, तो इसको मिटा दें, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। हाँ, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, अम्ल के गुण। अम्लों के गुण। इसमें पहला नंबर लगाइए भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक। देखिए, गुण दो तरह का होता है, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है जिसे हम दूर से देखकर आकृति, आकार, मतलब कुछ भी उसके बारे में बता दें। हमको जो दूर से दिख जा रहा है, मान लीजिए कि हमारे बारे में बताना है आपको, तो दूर से देखकर बता दीजिए कि ये पतले हैं, बता देंगे कि नहीं? पतले हैं ना? लंबे हैं, बता देंगे ना दूर से देखकर? किसी व्यक्ति को अगर मोटे हैं और छोटे हैं तो दूर से देखकर बता देंगे मोटे हैं और छोटे हैं। तो क्या तो वो क्या हुआ? उनका भौतिक गुण। समझ में आया? दूर से देखकर किसी के बारे में कुछ बता देना भौतिक गुण कहलाता है। वैसे ही अम्ल का दूर से देखकर हम लोग बता देंगे, मतलब स्वाद से चाखो कर ऐसे बता देंगे कि इसका भौतिक गुण है। समझ में आया ना? और आंतरिक गुण, मतलब भौतिक गुण का मतलब बाहरी गुण, आंतरिक गुण का मतलब रासायनिक गुण। तो ठीक है, आंतरिक गुण के लिए हम लोग को क्रिया, अभिक्रिया ये सब कराना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले भौतिक गुण देख लेते हैं। 3-4 इसके भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो ये स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होते हैं। ये अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टा होते हैं। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, बाहर से देखकर हम लोग, देखिए एक तो होता है सूचक, आगे पढ़ेंगे हम लोग सूचक के बारे में, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सूचक के बारे में। तो देखिए एक होता है सूचक लिटमस कागज, लिटमस पेपर। तो ये जो है ना अम्ल, लिटमस पेपर को क्या कर देता है? पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। मतलब कि अगर कोई अम्ल है एक बर्तन में और उसमें लिटमस कागज डुबाएंगे तो उसका रंग कुछ भी हो, बाकी वो लिटमस कागज का रंग जैसे ही डुबाएंगे लाल हो जाएगा। क्या बात है? समझ में आया? लाल हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगला नंबर क्या कह दे? तीसरा नंबर कि देखिए अम्ल जो होता है ना एक संक्षारक होता है। संक्षारक, संक्षारक का मतलब किसी पदार्थ का नष्ट होना। अम्ल क्या है? यह एक संक्षारक है, यह एक संक्षारक। संक्षारक आगे पढ़ेंगे इसको भी, संक्षारक को। संक्षारक है, संक्षारक का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ का नष्ट होना। संक्षारक, संक्षारक, क्षारण मतलब नष्ट होना। तो ये अम्ल है, एक प्रकार का संक्षारक है। अगर अम्ल मान लीजिए कि आप जानते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब, तेजाब को अगर कपड़ा में डाल देंगे तो कपड़ा फट जाएगा ना, तो वो संक्षारक हुआ कि नहीं? मतलब नष्ट किया ना, तो नष्ट किया। कोई भी पदार्थ किसी को नष्ट करता है वह संक्षारक कहलाता है। समझ आया? तो कपड़ा में डाल दिए, कपड़ा को नष्ट कर दिया। धातुओं में लगा देंगे, धातु जैसे लोहा, लोहा में लगा देंगे तो जंग लग जाएगा उसमें। समझ आ रहा ना? तो यह एक अच्छा संक्षारक है। ठीक, अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा होता है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और तीसरा नंबर यह एक अच्छा संक्षारक है। इतना बात समझ आया ना? तो ये इसके भौतिक गुण है। बार बार देखते इसको हम लोग बता देते हैं कि ये कर सकता है हम। तो इसका 3 भौतिक गुण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग लगाइए रासायनिक गुण। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये चलिए हेडिंग लगा दीजिए रासायनिक गुण, मिटा देते हैं। रासायनिक गुण में भी आपकी किताब में 3 हैं, 3 अभिक्रियाएं, उसको पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, अम्ल का
रासायनिक गुण। देखिए पहला नंबर ये जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल जो होते हैं इस सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, अम्ल किससे क्रिया करके? सक्रिय धातुओं से। सक्रिय का मतलब वे धातु जो फटाक से किसी अन्य धातुओं के साथ जुड़ जाए, सक्रिय धातु कहलाएंगे। सक्रिय धातु से क्रिया करता है अम्ल, तो क्या बनाएगा? अब सोच लो कि हम परीक्षा में बैठे, हमको नहीं पता कि क्या बनाएगा, तो उसका लॉजिक समझो कि हम भूल गए क्या बनाएगा, तो उसका लॉजिक है, एक ही लॉजिक होता है जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, यहां पर मिलने वाला है। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कोई अम्ल है HCl, सक्रिय धातु का मतलब हाइड्रो आवर्त सारणी का पहला यस ब्लॉक का सारा तत्व सक्रिय धातु कहलाता है। हालिनाइक इस पर बेमक का असर 12, समझ गया ना। तो उसमें से किसी को क्रिया करा दीजिए। मान लीजिए कि हाइड्रोजन को तो नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें पहले से हाइड्रोजन है। हालिन सोडियम से करा दे क्या? सोडियम से लीजिए। अब क्रिया करा देंगे, अब हमको नहीं पता क्या बनाएगा, तो सीधा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, आवर्त सारणी पढ़नी पड़ेगी, बहुत ही आसान है। सारी की सारी अभिक्रिया हम लोग सीख लेंगे, अब से लेकर इंटर लेवल तक पढ़ेंगे तो यही स्टेटमेंट लगाएंगे, आपको अभिक्रिया याद करने की जरूरत नहीं। ऐसे HCl प्लस Na क्या होता है, ओ नो भूल गए, अगर थोड़ा सा कोई बता देता तो हम लिख लेते हैं, एकदम हमारा 2 नंबर कट गया। ऐसे कभी आपके साथ नहीं होगा अगर ये स्टेटमेंट आप याद रखते हैं तो बहुत आसान है। देखिए हमको पता है H पर कितना आवेश 1 प्लस, Cl पर कितना आवेश 1 माइनस, सोडियम पर कितना आवेश 1 प्लस। अब एक बात ध्यान रखिए कि 2 यौगिक आपस में जुड़ेंगे या 2 परमाणु आपस में जुड़ेंगे, तो 2 यौगिक जब भी आपस में जुड़े तो एक यौगिक का प्लस वाला अगले के माइनस वाले से, अगर एक यौगिक का प्लस वाला अगले के माइनस वाला से और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ता है, मतलब इधर का जो रहेगा और उधर का जो प्लस वाला रहेगा उधर के माइनस वाले से, इधर का जो माइनस वाला रहेगा उधर से प्लस वाला से। अगर सपोज मान लीजिए कि इसके तरह अगर माइनस प्लस वाला इधर से गया जोड़ने के लिए, माइनस नहीं दिखा तो क्या करेगा, ये बेचारा अकेले रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ये बेचारा अकेले रह जाएगा। तो ये इसके साथ जुड़ गया, ये देखिए ये अकेले रह गया, ये क्या किया इसके साथ जुड़ गया क्योंकि माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो ये 1 प्लस 1 माइनस, इसका इसके नीचे इसका इसके नीचे रखते हैं तो NaCl बनाता है, अब प्लस ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है। अब हमेशा ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन अकेले अलग नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग होता है। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2 और ये गैस बनकर उड़ जाता है। तो क्या हम याद रखें समीकरण को? बोलिए, आसान है। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके क्या बनाया? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ अब हम लोग लिख लेंगे लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? हमको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस हम लिख दिए हैं आपके लिए। ये देखिए अम्ल किसी सक्रिय धातु से क्रिया करके, इसमें लिखना होगा पहला नंबर इसमें लिखेंगे हम लोग सक्रिय अम्ल का सक्रिय धातु से क्रिया, सक्रिय या फिर केवल धातु से क्रिया लिख लेंगे, धातु से क्रिया। अम्ल का धातु से क्रिया, जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बस इतना ही 2 लाइन लिखेंगे। जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या है? लवण। समझ आया क्या? और एग्जांपल दिया जाए। और दूसरी बात, ये क्या कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो ये देखिए अभी हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। ये देखिए ये सोडियम Na है, ये HCl है, H को भगाया Na और खुद बैठ गया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन या एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना ऐसे अभिक्रिया को। तो उसके लिए हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन श्रेणी की आवश्यकता होगी। तो लेक्चर नंबर 5 के वीडियो वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हाइड्रोजन श्रेणी का, हाइड्रोजन
श्रेणी के ट्रिक का, श्रेणी के ट्रिक का आप वहाँ से उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आएगी। और इससे और हमेशा 1 बाय 1 वीडियो करके देखते आइएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको ये क्लास में ही याद करके भेज देंगे। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखिए, आप खुद से अपना माइंड लगाकर लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया? रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें लिखेंगे कि अम्ल किसी सक्रिय धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बात समझ में आई ना? चलिए आगे चलते हैं। तो पहला नंबर धातु से क्रिया। अब अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक गुण में दूसरा नंबर धातु के कार्बोनेट से क्रिया। धातु और कार्बोनेट से क्रिया। दूसरा नंबर हेडिंग लगाइए धातु के कार्बोनेट से क्रिया। अम्ल का धातु के कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे। धातु का कार्बोनेट क्या होता है? धातु के साथ कार्बोनेट ऐसा ही होगा कि जिसमें धातु हो और एक कार्बोनेट हो। जैसे धातु का मतलब NaCO3। अब ये कैसे बन गया? Na2CO3 ना, आपको बहुत बार बता चुके। Na पर कितना प्लस 1, CO3 पर कितना माइनस 2, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो इसका 2 है तो इसके नीचे 2, इसका 1 है तो इसके नीचे 1 लिखना जरूर नहीं, Na2CO3। तो ये धातु, ये कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट, ठीक है। मान लीजिए हमको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो कैल्शियम पर 2 प्लस और कार्बोनेट 2 माइनस, ये काट देते हैं। जब 2 बराबर हो जाते हैं तो काट देते हैं, तो CaCO3 निकल कर आ जाता है। समझ आया क्या? तो धातु के कार्बोनेट से अम्ल का क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अब हमको कुछ नहीं मालूम, सीधा जो फंडा बताएं उसी फंडा पर चलने वाले हैं। देखिए अम्ल, कोई सा भी अम्ल ले लीजिए। कौन सा लें? कोई सा भी अम्ल ले, बोलिए। HCl ले लें, चलिए 2 बार ले लेते हैं। एक HCl ले लेते हैं, एक H2SO4 ले लेते हैं। आप जो मन सो अम्ल ले लीजिए और क्रिया करा दीजिए किसी भी धातु के कार्बोनेट से क्रिया। तो धातु का कार्बोनेट से जब क्रिया कराएंगे, मान लीजिए धातु का कार्बोनेट हमने पहला लिया Na2 और CO3 है ना, CO3, SO4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। धातु का कार्बोनेट, सॉरी SO4 कैसे लेंगे? धातु का कार्बोनेट नहीं होगा, धातु का कार्बोनेट लेना है ना। अब देखिए पहले तो इसको मिटाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे H पर कितना प्लस 1, Cl पर कितना माइनस 1, N पर कितना प्लस 1, CO3 पर कितना माइनस 2। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से क्रिया करता है। अब देखिए इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से, तो इसका आवेश इसके नीचे, इसका आवेश इसके नीचे जाएगा तो क्या बनाएगा? H2CO3। अब इसका माइनस वाला इसके नीचे, इसका प्लस वाला इसके नीचे, तो इसका प्लस वाला इसके नीचे, इसका माइनस वाला इसके नीचे आएगा तो NaCl बनाएगा। अब रुकिए जरा, ये H2CO3 जो बना रहा है ना, इसके मध्य बहुत दुर्बल बंध बनता है। एक बात याद रखना, ये दुर्बल बंध बनाता है। क्या? दुर्बल बंध बनाता है, तुरंत बनकर तुरंत टूट जाता है। तो किसमें किसमें टूटेगा? H2CO3 किसमें टूटता है? तो ये देखिए एक बार तो CO2 में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एक बार CO2 निकल गया ना, एक C और 2 O निकला तो एक O बचा, तो सीधा बना दिए H2O। ये इसमें टूट जाता है। तो एक बार इसको हम लोग लिख लेंगे HCl प्लस Na2CO3, ये निकल कर आता है NaCl, और इसको बाद में लिख लेते हैं। ये टूटा किसमें CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल गया। क्या बात समझ में आया? ये अभिक्रिया समझ में आई। वैसे ही आप H2SO4 को CO3 या फिर Na2CO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको ये H2SO4 का क्रिया कराएंगे ना, तो CaSO4 आएगा प्लस CO2 आएगा,
प्लस H2O आएगा, वैसे ही इससे क्रिया करेंगे तो Na2SO4 आएगा, फिर CO2 और फिर H2O आएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, देखिए जब अम्ल का सोडियम जब अम्ल का धातु के कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये देखिए, जब अम्ल का धातु के कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इतना लिख लेंगे। क्या बात समझ में आया ना? अब लास्ट है धातु के ऑक्साइड से क्रिया। लास्ट है धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल का धातु के ऑक्साइड से क्रिया अगला है। ठीक, तो इसको मिटा देना, जरूर एक बार अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट है बहुत रासायनिक गुण में आपका धातु के ऑक्साइड से क्रिया। धातु के ऑक्साइड से क्रिया, जैसे हम लोग धातु का कार्बोनेट बनाए वैसे धातु का ऑक्साइड मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। जैसे हमने कहा एक धातु कैल्शियम ले, इसके साथ ऑक्सीजन में क्रिया करा दिए। अब देखिए, अब ये इसका सूत्र क्या बनेगा हमको नहीं पता। कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, ये दोनों आपस में खत्म तो CaO, ये धातु का एक ऑक्साइड है। अच्छा, सोडियम के साथ ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये सोडियम का ऑक्साइड हो जाएगा। सोडियम एक धातु है तो धातु का ऑक्साइड कहलाएगा। इस पर 1 प्लस, इस पर 2 माइनस, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे करेंगे तो 2 है इस पर, तो Na2 हो जाएगा और ये O हो जाएगा। क्या बात समझ? बहुत सारा बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं। तो बस एक अभिक्रिया लिखते हैं और उसी से परिभाषित कर देते हैं। समझ में आया? तो सपोज मान लीजिए कि हम इससे या इसी से ले लीजिए, चल भैया इससे ले लेते हैं, इससे हम ना लेकर इससे ले लेते हैं, चाहे इससे लेकर इससे ले लेते हैं, चाहे दोनों से आप एक हम बना दें एक आप बना दें, तो आप इससे बना दें हम इससे बना दें, बोलिए बना देना। चलिए, तो ये देखिए धातु के ऑक्साइड से क्रिया किसका? अम्ल का। तो अम्ल यहां पर लिख लें HCl प्लस। HCl बार बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको HCl याद हो गया। आप HCl से करा दीजिएगा, CaO का आप खुद करा दीजिएगा क्या है। हम आपको मान लीजिए HNO3 का करा रहे हैं, इसका एक और बार नहीं लिए HNO3 अम्ल। अब इसका हम मान लीजिए कि Na2O का करा रहे हैं ना, धातु का ऑक्साइड है ये क्या है? धातु का ऑक्साइड ये अम्ल है। सीधा हम लोग वही फंडा करेंगे, H पर कितना प्लस 1, NO3 पर -1 होता है, याद रखिएगा, मूलक आपको बताया गया है। ये Na पर कितना 1 प्लस और O पर कितना 2 माइनस, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ क्रिया करता है, तो इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो क्या बनाएगा H, ये 2 है तो 2 और ये O पर, ये H पर 1 है तो H2O बना दिया। अभी देखिए NO3 और Na, तो Na का 1 इसका 1 तो क्या बनाएगा प्लस NO3। यह क्या है? एक लवण है और यह क्या है? जल है। क्या बात समझ में आया? तो जब अम्ल धातु के ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बात समझ में आया? इसको आप क्रिया कराएंगे जैसे मैं आपको बताया हूं, अगर इसको क्रिया कराएंगे CaCl2 अधन H2O बनाएगा। आप जरूर एक बार क्रिया करा दीजिएगा। समझ में आया? जैसे ये किए वैसे क्रिया कराइएगा, देखो देखिएगा आराम से आ जाएगा। तो सीधा और सीधा लिख देंगे कि अम्ल धातु के ऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये रहा आपका अम्लों का रासायनिक गुण। तो कैसा समझ में आया आपको? क्या आपको सारी बात समझ में आई जो जो बताया गया है? बोलिए। तो अगर थोड़ा भी कहीं डाउट होगा थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। इसी तरह वीडियो मैं बनाऊं बहुत ही बढ़िया सरलतापूर्वक भाषा में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनती है, ठीक? तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। क्षार के अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षार का गुण और उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे।
ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल, ओके।